हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डेफिनेशन क्लॉज। सेक्शन 2 में आपके कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं। तो अगर पहली बात यह है कि आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखा करें। अगर आप इस वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो 100% गारंटी है कि आपके जो आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आगे जो भी आप देंगे फर्दर, उसमें एक या दो क्वेश्चन आपका प्री में और बाकी जो मेंस एग्जाम है उसमें कवर हो जाएगा आराम से। तो डेफिनेशंस बेसिकली क्या है, किसी भी देखिए कि किसी भी एक्ट में कुछ आपकी जो भी कुछ आपके शब्द हैं, वर्ड्स हैं, उनको यूज किया जाता है, यानी जिनका बाद में जैसे मान लीजिए बेलिबल ऑफेंस है, यानी कि जमानती अपराध जिसे हम कहते हैं, तो वो बाहर बता उसके बारे में संहिता में बताया गया है। तो उनकी क्या डेफिनेशन, उनकी परिभाषा क्या है, आखिर होता क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ आपके महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके सबसे पहली बात तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, सबसे आपके सेक्शन 2 में आपके ए से लेकर बी तक ये बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तक आपको सब तो मतलब ज्यादातर मोस्टली जो मेन आपके इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बता दूंगा इस वीडियो में। उनको उन शब्दों की आपको किस में क्या दिया गया है, जैसे बेलेबल ऑफेंस तो 2 सब क्लॉज ए में दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही चार्ज कहाँ पर है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, फिर उसकी डेफिनेशंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो बेलेबल ऑफेंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि आखिर जमानतीय अपराध क्या होता है, ठीक है। बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, तो अगर उसको देखें, सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो देखो, बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस विच इज सोन एंड एज बेलेबल in the first schedule or which is made valuable by any other law for the time being in force, and non valuable offense means any other offense। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो आपकी इसकी बेयर में जो बताया गया, इसकी डेफिनेशन दी गई, वो ये कहता है कि बेलेबल ऑफेंस यानी कि वह ऑफेंस बेलेबल होगा जिसे फर्स्ट शेड्यूल यानी इस कोड की, जो मैंने कल बताया था आपको, दो अनुसूची है हमारी संहिता में। तो फर्स्ट शेड्यूल में जिनको बेलेबल दिखाया गया है, यानी कि संहिता की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जिन अपराधों को जमानतीय बनाया गया है तो वो जमानतीय अपराध होंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई मान लीजिए किसी एनी अदर लॉ, किसी अन्य विधि में जो उस समय लागू हो रही है, ये लिखा गया बीइंग इन फोर्स, यानी जो उसमें लागू हो रही उस विधि में उसको अगर जमानतीय बताया गया है तो ऐसे अपराध जमानतीय आपके होंगे, ठीक है। तो अगर सिंपल अर्थों में देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ऑफेंस बेलेबल कब होगा, और हाँ लास्ट में इसमें लिखा गया एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस, यानी इसके हटकर जितने भी अपराध होंगे वो अजमानती अपराध में आएंगे। तो यानी कि सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अपराध अगर जमानती है या अजमानती है, इसको अगर हमें चेक करना है तो इस संहिता की, इस कोड की फर्स्ट शेड्यूल को हमें चेक करना होगा। वहां पर यह बताया गया है कि आपके अपराध कौन सा जमानती होगा, कौन सा अजमानती होगा। अब यहां पर एक रूल एप्लीकेबल करते हैं, रूल एप्लीकेबल होता है दंड का सिद्धांत, यानी कि सामान्यता, यानी जनरली ये माना जाता है कि जो 3 वर्ष से अधिक दंडनीय होते हैं, यानी 3 वर्ष से ज्यादा जिनमें पनिशमेंट बताई गई है, तो वो क्या होंगे, वो नॉन बेलेबल होंगे, और 3 वर्ष से कम के जो होंगे वो बेलेबल ऑफेंस होंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे अपराध जिनमें सजा 3 वर्ष से ज्यादा दी जा सकती है तो वो नॉन बेलेबल होंगे, और जिनमें सजा 3 वर्ष से कम दी जा सकती है वो बेलेबल ऑफेंस होंगे। लेकिन ये रूल भी एब्सोल्यूट नहीं है, ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट रूल नहीं है। जैसे कि बहुत से सेक्शन आईपीसी में फोर आपके एक बहुत फेमस सेक्शन है 494, ठीक है, वाइगमी यानी द्विविवाह के लिए होता है, तो इसमें 7 वर्ष तक का दंड दे सकते हैं, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है, ठीक है। ऐसे 479A है आईपीसी में। तो बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां पर दंड की सीमा 3 वर्ष से अधिक है, फिर भी वो बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन जनरल रूल यही है कि 3 वर्ष से अधिक का जिनमें दंड दिया जाता है वो नॉन बेलेबल होंगे, और 3 वर्ष से कम वाला बेलेबल माना जाएगा, यानी कि जमानती अपराध माना जाएगा। अब एक बात और आती है कि जमानती अपराध सामान्यतः कम सीरियस नेचर के होते हैं, यानी कि वो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, और बेलेबल जो नॉन बेलेबल है वो ज्यादा गंभीर प्रकृति के होते हैं। जैसे मान लीजिए भाई ए ने जो है बी की हत्या कर दी, ए पे एलिगेशन है उसने बी की हत्या कर दी, ये सीरियस अपराध है, तो ये नॉन बेलेबल होगा, ये अजमानती अपराध होगा, ठीक है। अब इसे मान लीजिए ए ने साधारण उपदी, ठीक है, यानी कि आपके इंजरी की मालिक कर दी किसी बी के लिए, तो
सामान्य सी चोट हुई तो वो आपके उसमें आपके बेलेबल ऑफेंस में आ जाएगा। तो बेसिक तो कुल मिलाकर अगर हम इसको पूरा सम अप करें तो बेलेबल ऑफेंस कुल मिला के आपके कम सीरियस नेचर के होते हैं। दूसरी बात, आपके बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं उसमें दंड की सीमा सामान्यतः 3 वर्ष से कम होती है। नॉन बेलेबल में इसका ठीक उल्टा होता है कि ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं और दंड की सीमा 3 वर्ष से ज्यादा होती है। दूसरी बात, इसमें आपके केस लॉ इसमें आप याद कर लीजिए, मैं नोट डाउन करा दे रहा हूं। सामान्यतः ये माना जाता है बेलेबल ऑफेंस में आपके जमानत जो है कोई भी एक्यूज्ड पर्सन एज अ राइट मांग सकता है, ध्यान रखिएगा, एज अ राइट क्लेम कर सकता है बेलेबल ऑफेंस में। जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस में ये कोर्ट की जुडिशियल माइंड पे होता है, यानी कोर्ट की विवेकी शक्ति होती है कि वो जमानत दे या ना दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत नहीं दी जाएगी, दी जाएगी, लेकिन वो कोर्ट पर डिपेंड करता है। कोर्ट देखता है कि ये व्यक्ति सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं रहेगा तो उसको आपके बेल ग्रांट कर देता है। ठीक है, तो इसमें केस है आपके, क्योंकि जैसे हम जानते हैं, अगर आप लोगों जूरिस्प्रूडेंस में पनिशेबल के अगर जो पनिशमेंट के जो राइट्स हैं उनको, सॉरी थ्योरीज है, उनको अगर पढ़ा होगा तो हम रिफॉर्मेटिव थ्योरी में काम कर रहे हैं। तो आपके इस समय क्या है, मध्य प्रदेश बनाम सॉरी मोती बनाम मध्य प्रदेश, मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला है। मोती बनाम मध्य प्रदेश एमपी स्टेट का मामला है। इस मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर हैं, ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर, उन्होंने ये कहा, कृष्णा अय्यर, इन्होंने ये कहा कि जेल इज अ रूल, सॉरी जेल इज अ एक्सेप्शन एंड बेल इज अ रूल। यानी उन्होंने कहा कि जो आपके जमानत है वो एक नियम है और जेल है, जो कारावास है, वो एक अपवाद है। उन्होंने बेल को सामान्यतः नियम के तौर पर उन्होंने कहा, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपसे कोटेशन और ये आपसे पूछता है किस मामले में ये बात कही गई थी, और उनके ऑनरेबल जस्टिस का नाम और उस केस का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में बाकी जमानत कहां पर है, तो आपके चैप्टर नंबर 33 ये आपको पता होना चाहिए। 436 से ये स्टार्ट हो जाता है। 436 में बेलेबल में है, 437 नॉन बेलेबल में कैसे दी जाती है, फिर ऐसे ही 438 है जो आपके अग्रिम जमानत के बारे में बात करता है। ये सब एटसेट्रा एटसेट्रा दिया गया है, वो हम जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चार्ज, एक अगली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज बेसिकली, चार्ज इसमें अगर डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में भले ना आए। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। यानी जब चार्ज के मतलब एक से अधिक शीर्ष हो तो इसके अंदर कोई भी शीर्ष आता है। ठीक है, इस परिभाषा आप नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन बेसिकली चार्ज क्या, आरोप। आरोप बेसिकली क्या होता है, जैसे किसी पर्सन के खिलाफ एक आरोप एक तरीके से आपका स्टेटमेंट होता है कि मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति पे ये एलिगेशन है कि उसने बी की हत्या की है, तो अभियोग, एलिगेशन यानी कि अभियोगों का एक संकलन होता है चार्ज। ठीक है, यानी कि ए पर ये एलिगेशन है कि आपने बी की हत्या की है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो मान लीजिए ए ने पहले उसको धमकाया भी था, मारा भी था, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कौन कौन जो ऑफेंस कमिट किए हैं उनका व्यवस्थापन होता है चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये किसका, क्रिमिनल जस्टिस का। इसीलिए इसको जो फ्रेम करने का जो राइट है वो आपके किसके पास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है। ध्यान रखिएगा, ये किसी के पास नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में है। ठीक है, और इसकी फ्रेमिंग होती है हर जब आप ट्रायल पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायल हम आगे पढ़ेंगे इसमें सीआरपीसी में, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे फ्रेम किया जाता है चार्ज को। बेसिकली इसके बारे में जो पूरा बताया गया है वो चैप्टर नंबर 17 में बताया गया है, और 211 से लेके और 225 तक यहाँ पर इसके बारे में, सॉरी 224 तक बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 211 से लेके 224 तक बताया गया है। 211 बताया गया है कि कंटेंट्स क्या होते हैं चार्ज के, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपके चार्ज के बारे में हो गया। अब अगर हम बात करें तो आज को एक परिभाषा और देख लेते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी आपकी क्या है, मीन्स यानी संज्ञेय अपराध कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको पता होनी चाहिए। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for time being enforced, arrest without warrant। आपको दो बातें याद रखनी है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, पहली बात। दूसरी बात, इस शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार या फिर किसी अदर लॉ के अनुसार,
और सबसे मेन बात, अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, यानी कि ऐसा अपराध जिसमें या ऐसा कोई मामला जिसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को इस संहिता की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत या किसी भी अन्य विधि के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, तो वह आपके संज्ञेय अपराध कहलाता है। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा वारंट क्या है, या वारंट लिखा है। वारंट बेसिकली कुछ नहीं है, आपके कोर्ट का एक ऑर्डर होता है। कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को गिरफ्तार करने के लिए कोई चीज, कोई कोई वस्तु, मान लीजिए तलाशी लेने के लिए, कोई वस्तु को सीज करने के लिए ये एक तरीके से आदेश जारी किया जाता है, और जिस पर्सन को आदेश जारी किया जाता है वो ऑथोराइज हो जाता है कि उस पर्सन को गिरफ्तार कर ले, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे अपराध जहां पर इस वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो अपराध संज्ञेय अपराध माने जाते हैं। बेसिकली ये अपराध कौन से, जो आपके ज्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, यानी गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके, वही एग्जांपल, अगर मान लीजिए ए ने जो है बी की हत्या कर दी तो ये बहुत गंभीर अपराध है, ठीक है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, ए पर्सन जो है रेप करता है, कोई बी नाम की महिला का मान लीजिए रेप करता है, तो ये गंभीर अपराध है, ठीक है। तो इस तरह के जो अपराध होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, और इसमें अगर जिस पे एलिगेशन लगता है उसे पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के, यानी कोर्ट के ऑर्डर के बगैर भी गिरफ्तार कर सकता है। और इसकी परिस्थितियां आपके सेक्शन 41 सीआरपीसी में बताई गई हैं, जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है। इसी के जस्ट परिभाषा दी गई है, वो हम आगे यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। वो 2L में बताया गया है, वो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि ऐसे अपराध जो असंज्ञेय अपराध कहलाते हैं, जिनमें पुलिस अधिकारी को ये राइट नहीं होता है कि वह किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर ले। अर्थात ऐसे अपराधों के लिए पुलिस अधिकारी को कोर्ट के ऑर्डर यानी कि वारंट की आवश्यकता होती है, तभी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये आपके डेफिनेशंस हैं। इसका पार्ट 1 आज हमने इतना कर लिया है। बाकी इसमें अगर करें तो हम इसमें अगला अगला इसका कंप्लेन भी कर लेते हैं हम अगला। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है पूरी पूरी प्री में, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कंप्लेंट हिंदी में इसको कहते हैं परिवाद, ठीक है। ये एक तरीका, ये भी आपका तरीका है जुडिशियल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने का, यानी कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको चालू करने का कंप्लेंट पर एक तरीका होता है। तो कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। ध्यान रखिएगा, कोई भी एलिगेशन यानी कोई भी अभियोग जो चाहे ओरली मौखिक तौर पर चाहे लिखित तौर पर टू अ मजिस्ट्रेट से किया जाता है, विद द व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड। किस दृष्टि से दिया जाता है, तो ये एलिगेशन, जो ध्यान रखिएगा, एनी एलिगेशन मतलब कोई भी अभियोग किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो है, चाहे ओरली हो चाहे इन राइटिंग में, यानी कि लिखित रूप में या मौखिक रूप में, मजिस्ट्रेट से हम कर रहे हैं, किस दृष्टिकोण से, देखो, विद द व्यू टू टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, यानी संहिता के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई की दृष्टि से हम एलिगेशन लगा रहे हैं दैट सम पर्सन, किसी पर्सन के खिलाफ, वेदर नोन और अननोन, यानी चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड आ पुलिस रिपोर्ट, यानी कि उसने कोई अपराध किया है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, परिवाद से क्या तात्पर्य निकलता है। परिवाद एक तरीके से सिंपल तौर पे कहें कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध, मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति जो है कि किसी अपराध को मतलब किए जाने की, चाहे लिखित रूप में चाहे मौखिक रूप में, मजिस्ट्रेट से ये दरख्वास्त करता है कि आप इसके खिलाफ इस संहिता के दिन एक्शन लें, तो ये क्या कहलाता है, ये परिवाद कहलाता है। लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे दो बातें बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। देखो, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस दो तरीके से काम करता है। एक तो मान लीजिए आप एफआईआर कराते हो 154 में, 155 में आपने करा दी। दूसरा क्या है, जो हम इसकी परिवाद के बारे में बताया गया, वो सेक्शन 200 बताया गया है। तो चाहे तो आप इसके द्वारा करा लो, जैसे मान लिया आपने पुलिस रिपोर्ट फाइल कराई, सॉरी एफआईआर कराई, फिर उसके बाद वहां पर आपके क्या होगा भाई, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा, पुलिस रिपोर्ट बाद में क्या करेंगे, फाइल करेंगे। ऐसी सेक्शन 200 में क्या होता है, आपके जो मजिस्ट्रेट है, वो मजिस्ट्रेट आपके एक तरीके से, आपको मजिस्ट्रेट से आप अपना परिवार, अपनी एक रिपोर्ट, मतलब जो भी कंप्लेन होगी उस कंप्लेन को फाइल करेंगे और कहेंगे, मान लीजिए ए पर्सन खिलाफ, मान लीजिए ए पर्सन ने बी के खिलाफ, बी की हत्या की, तो आप कहोगे भाई ए ने भाई पुलिस रिपोर्ट लिखनी, एफआईआर हो नहीं रही है, आप कार्रवाई कीजिए। तो फिर मजिस्ट्रेट इस पर कार्रवाई करते हैं, इसीलिए में लिखा गया पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं होती है।
अगली बात इसमें अगर हम एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करते हैं तो आ रिपोर्ट मेड बाय एन पर्सन मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। तो ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो परिवाद आप संज्ञेय असंज्ञेय किसी भी अपराध का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए असंज्ञेय अपराध, मतलब मान लीजिए आपने भैया आपने 154 में क्या हुआ भैया, आप क्या क्या माने आपने सॉरी 155 में आप ले गए या फिर कहीं भी अपने पुलिस ऑफिसर सामने कोई भी मान लीजिए आपने कोई भी रिपोर्ट पेश की और अगर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि अपराध नॉन कॉग्निजेबल किया गया है तो ऐसी रिपोर्ट परिवाद मानी जाएगी। ध्यान रखें, ऐसी पुलिस रिपोर्ट, यही लिखा गया है, क्या लिखा गया, द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निस ऑफ, तो ये क्या लिखा, अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर, यानी कि अगर उसने वो रिपोर्ट जो होगी वो आपके क्या मानी जाएगी, कंप्लेंट यानी कि परिवाद मानी जाएगी और ऐसा पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट यानी परिवादी माना जाएगा। अब आते हैं परिवाद, तो दूसरा पॉइंट यही है, परिवाद चाहे संज्ञेय हो या असंज्ञेय अपराध किसी का भी कर सकते हो। इसका अगला मेन पॉइंट ये है कि जो परिवाद है वो एक साथ कई लोग मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसे संयुक्त परिवाद का नाम दिया गया है। इसमें असम न्यायालय और असम हाई कोर्ट का और कर्नाटक हाई कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ठीक है, तीसरा इसमें मेन पॉइंट ये आता है कि भाई मान लीजिए ए ने मान लीजिए बी की, ए पे एलिगेशन, ए ने बी की हत्या की है, तो यहां पर अब मान लीजिए बी का जो नोन है, चाहे फ्रेंड हो चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, ध्यान रखिएगा, एट एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति हो कंप्लेंट कर सकता है। ये नहीं है कि व्यक्ति उसी के परिवार का हो तभी कंप्लेंट कर सकता है, उसका और चाहे उसने आपके मामले की पूरी जानकारी हो या ना हो फिर भी वो कंप्लेंट कर सकता है। और तीसरी अगली बात ये इंपॉर्टेंट है, कंप्लेंट में सब कुछ जानकारी होना भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, और इसमें लास्ट पॉइंट अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कंप्लेंट जो है बेसिकली आपके कुछ मामले इसके एक्सेप्शन है जहां पर कंप्लेंट एक सर्टेन व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे अगर आप 195 पढ़ेंगे, 198 पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे 198 में आपके विवाह संबंधी मामले हैं तो उसमें कुछ सर्टेन लोग हैं वही कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई अननोन पर्सन कंप्लेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, 195 में लोक सेवक के बारे में बताया गया, 197 है एटसेट्रा, ये सेक्शन आपको सीआरपीसी में बताया जहां संबंधित व्यक्ति ही कंप्लेंट कर सकता है, कोई अन पर्सन कंप्लेंट नहीं कर सकता है। चलिए, आई होप आपको वीडियो मतलब समझ में आया हो। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।